हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7 और इसका नाम है संज्ञा। ठीक है, मतलब नाउन। तो चलिए स्टार्ट करें ये चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, चित्र देखिए और वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा चित्र दिया गया है, उसको आपने देखना है ध्यान से और नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब आप लोगों ने ये आप लोगों ने सब ये चित्र देख लिया। ठीक है, चलिए देखिए आप पढ़ते हैं। रवि, प्रेम और मयंक नई दिल्ली में बने स्टेडियम में फुटबॉल खेलने जाते हैं। ठीक है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये तो आप भी जानते हैं। इस वाक्य में रवि, प्रेम और मयंक लड़कों के नाम, नई दिल्ली और स्टेडियम स्थान के नाम, फुटबॉल एक वस्तु का नाम और स्वास्थ्य एक भाव का नाम है, यानी नाम यानी संज्ञा। तो आपको समझ आया कि जिस भी चीजों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो स्वास्थ्य का नाम हो, भाव का नाम है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन का नाम है, किसी इंसान का नाम है, तब भी वो क्या है, सब कुछ संज्ञा ही है। ठीक है, समस्त विश्व में जितनी भी वस्तुएं या व्यक्ति हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य है ना। ऐसी किसी भी वस्तु का मिलना कठिन है जिसका कोई नाम ही ना हो, है ना। भविष्य में जितने भी वस्तुएं बनेंगी या व्यक्तियों का जन्म होगा, उन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य रखा जाएगा। वही उस वस्तु या व्यक्ति की पहचान मतलब संज्ञा होगी। तो समझ आया, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, जगह का नाम, भाव का नाम, यही संज्ञा है। ठीक है, अथवा यूं कहा जाए कि हमारी आंखें जिन जिन वस्तुओं को देखती हैं वे सभी संज्ञाएं ही हैं। ठीक है, जो भी शब्द हम बोलते हैं वह किसी न किसी संज्ञा के लिए होते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। संसार की समस्त वस्तुओं को कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पशु पक्षी, मानव, कीट आदि को प्राणी वर्ग मतलब लिविंग बींग्स में रखा जाता है। ठीक है, एंड प्रत्येक वर्ग की अपनी एक जाति भी होती है और वह अकेला भी किसी का प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट करता है ना। अर्थात कोई वस्तु अकेले भी हो सकती है और समूह में भी हो सकती है ना। इस आधार पर संज्ञा को 5 भेदों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, जैसे कि राम, गंगा, भारत, रामचरितमानस, सोमवार, जनवरी, बिहार आदि। ठीक है, देखिए इसमें जैसे कि बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं का नाम है, जगह का नाम है, किसी और वस्तु का नाम है। ठीक है, अब दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ठीक है, देखो, जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य, गेहूं, चावल आदि। अब देखिए मैंने चावल कहा है, तो चावल में कोई मैंने अलग से तो उसका नाम नहीं लिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि बासमती चावल है या कोई और चावल है, मैंने सिर्फ कहा कि चावल, तो इसमें कोई भी चावल आ सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, पहला, हमारा देश जान से प्यारा है। ठीक है, और दूसरा देखिए, उद्यान में बच्चे खेल रहे हैं। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, अब कौन सा बच्चा है नाम नहीं बोला पर बच्चे खेल रहे हैं, पूरी की पूरी जाति का इसमें बोध हो रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए, समूहवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा से पदार्थों के समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे कि गिरोह, दल, सभा, सेना आदि। ठीक है, तो पहला है अंगूरों का गुच्छा मेज पर रख दो। ठीक है, दूसरा है बकरियों का झुंड घास चर रहा है। ठीक है, आपने देखा कि बकरियों का झुंड है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ग्रुप है।
ऐसे अंगूरों का गुच्छा, तो ये भी क्या है, गुच्छा है। ठीक है। चौथा देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य का होना, द्रव्य का बोध होता है, जैसे दूध, पानी, सोना, लोहा आदि। ठीक है। पहला देखिए लोहा अत्यंत उपयोगी धातु है, तो लोहा आ गया इसमें। दूसरा देखो आजकल चांदी महंगी है, तो चांदी आ गया। ठीक है। पांचवा देखिए भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म या गुण का बोध होता है, जैसे सुंदरता, यौवन, भूख, प्यास, वीरता आदि। ठीक है। पहला देखिए कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है। ठीक है। दूसरा देखिए बुढ़ापा शरीर को दुर्बल बना देता है। ठीक है। चलिए अब संज्ञा भेदों में परिवर्तन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले देखिए क जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का बोध करवाने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ये समझ आया कि पहले कोई भी जातिवाचक संज्ञा है वो हम जब उसमें परिवर्तन करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। जैसे कि देखिए पुरी का अर्थ है ग्राम। ठीक है। परंतु इसका प्रयोग जगन्नाथपुरी के लिए भी किया जाता है। तो आपने देखा कि पुरी का अर्थ एक अलग था, लेकिन जब जगन्नाथ में उसको ऐड कर दिया गया, जगन्नाथ में जोड़ दिया गया, तो जगन्नाथपुरी बन गया और उसका अर्थ अलग है। ठीक है। ख देखिए व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में। अब देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। ठीक है। कृष्ण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। चलिए अब तीसरा देखिए ग भाववाचक जातिवाचक के रूप में। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, जैसे इस समय कई बीमारियां फैली हुई हैं, तो बीमारियां यहाँ जातिवाचक है। ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, आइए अब निर्माण कैसे करते हैं वो देखते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्राय सभी शब्द भेदों से होता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहला देखिए भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कैसे कैसे बनती है देखिए, क है जातिवाचक संज्ञा से, ख सर्वनाम से, ग विशेषण से, घ क्रिया से और ण अव्यय से। ठीक है। आइए अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है। तो क है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। देखो पहले जातिवाचक था। ठीक है। यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है, फिर हम उसे भाववाचक में बदलेंगे। देखिए तो पहले मित्र है, तो भाववाचक क्या बन जाएगा, मित्रता। ठीक है। नर है तो ये बन जाएगा नरत्व। मानव का मानवता, सेवक सेवा, लड़का लड़कपन, दास दासता, सज्जन सज्जनता, पशु पशुता, नारी नारित्व, नेता नेतृत्व, प्रभु प्रभुत्व, पिता पितृत्व, गुरु गुरुत्व, युवा यौवन, शिशु शैशव, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, मित्र मित्रता, ठग ठगी, चोर चोरी, घर घरेलू, शत्रु शत्रुता, बूढ़ा बुढ़ापा और दानव दानवता। ठीक है। चलिए अब ख देखते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ठीक है। देखिए तो सर्वनाम है पहले, ये है स्व। अब इससे भाववाचक बनाइए तो क्या बनेगा, स्वत्व। ठीक है। फिर मम, मम से बनेगा ममता या फिर ममत्व। अहम से बनेगा अहंकार, सर्व से बनेगा सर्वस्व, एक से एकत्व, अपना से अपनापन, पराया से परायापन, आप से आपा, निज से निजत्व। ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं ग विशेषण से भाववाचक संज्ञा। देखिए पहले विशेषण है लंबा, तो भाववाचक बनेगा इससे लंबाई। शुद्ध से शुद्धता, हरा से हरियाली, भूखा से भूख, निर्बल से निर्बलता, बुरा से बुराई, चतुर से चतुरता, स्वतंत्र से स्वतंत्रता। ठीक है। ऐसे देखिए महान से महानता, गहरा से गहराई, निडर से निडरता, मधुर से मधुरता, चौड़ा से चौड़ाई, क्रूर से क्रूरता, बुरा से बुराई, कायर से कायरता, सावधान से सावधानी, सफल से सफलता। ठीक है। अब करते हैं चौथा घ क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनाना। ठीक है। देखिए क्रिया है पढ़ना, भाववाचक संज्ञा बनेगा पढ़ाई।
लिखना से लिखाई, कमाना से कमाई, खेलना से खेल, हारना से हार, उड़ना से उड़ान, लिखना से लिखावट या लेख, चलना से चाल, ऐसे ही चुनना से चुनाव बनेगा, सीना से सिलाई, ठीक है, लूटना से लूट, थकना से थकावट, धोना से धुलाई, गहरा से गहराई, कमाना से कमाई होगा, उलझना से उलझन, हंसना से हंसी, लेना देना से लेन देन होगा, बचना से बचाव, मांगना से मांग, जीना से जीवन और काटना से कटाई। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका लास्ट वाला। ठीक है, देखिए क्या है, ड़ा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। देखिए पहले अव्यय है फिर भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, समीप से समीपता, परस्पर से पारस्परिक, मना से मनाही, निकट से निकटता, धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, शाबाश से शाबाशी, नीच से नीचता, नजदीक से नजदीकी। तो देखिए आपको सारी चीजें ये समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो हम करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क देखिए, क क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपने बताने की संज्ञा क्या है। संज्ञा होती है जैसे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव या प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देना, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया आपका नाम, जैसे मेरा नाम हो गया, किसी और का नाम है ना, जैसे राम, श्याम, जैसे हो गया आपका कोई भी है ना, किसी वस्तु का नाम, जगह का नाम, आगरा, किताब, ये सारी। ठीक है, दूसरा देखिए संज्ञा के कितने भेद है, हमने पढ़ा था संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रत्येक का नाम लिखिए, तो हमने पढ़ लिए थे सारे, है ना। कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, ऐसे हमने 2 और किए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं तीसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है। तो ये वाले देखिए अभी हमने किया था ऊपर, कब बन जाती है। देखिए चलिए मैं आपको बताती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बन जाती है। अभी हमने करा था ना ऐसे, देखो देखिए कभी कभी ये कब हो जाता है, जैसे कि हमने उदाहरण पढ़ा था कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ पे कृष्ण क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या है इसमें, भाववाचक संज्ञाएं किस किस से बन सकती हैं। तो हमने देख लिया था भाववाचक हमारा व्यक्तिवाचक से भी बन सकती, जातिवाचक से भी, क्रिया से भी, विशेषण से भी, है ना। चल दूसरा देखिए, ख, रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो क है, देखिए फर्स्ट वाला, कश्मीर बहुत सुंदर शहर है ना, शहर लिख सकते हैं। देखो दूसरा देखिए, डैश हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तीसरा देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली। चौथा देखिए, डैश पर्वत का रक्षा कवच है, तो हम बोल सकते हैं हिमालय पर्वत का रक्षा कवच है। ठीक है, ग देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए, इसमें पहला क्या है, डैश के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है, देखिए हमने अर्थ के आधार पर देखा था, है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये द। ओके, चलिए इसे टिक कर देते हैं, तो ये हो गया आपका द। ओके, अब सेकंड देखो इसका, बकरियों का डैश घास चर रहा है, तो उसमें उपयुक्त संज्ञा भरिए, कौन सी आएगी बताइए। बकरियों का समूह है ना, या फिर बकरियों का झुंड, तो बकरियों का झुंड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, सभा, सेना, दल तथा गिरोह आदि डैश संज्ञाएं हैं, क्या है बताइए। ये पूरा ग्रुप इसमें बता रहे हैं ना, पूरा समूह आपको बताया जा रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब चौथा देखिए, गोवा की राजधानी क्या है बताइए। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, यहाँ देखिए ये है ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अब देखिए लास्ट में इसका एक गतिविधि दी गई है, इसको आप करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ग पहेली में से किसी 6 भाववाचक संज्ञाओं के नाम छांट कर लिखिए। तो अब आप ये वाला खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।